नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं लवली निगम। रूस ने यूक्रेन में ऊर्जा और परिवहन बुनियादी ढांचे पर बड़े हवाई हमले किए। राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन के राष्ट्रपति से मॉस्को में मिलने के लिए तैयार। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और जर्मनी के विदेश मंत्री जोहान वाडेफुल ने सुरक्षा, रक्षा और आतंकवाद के मुद्दे पर नई दिल्ली में चर्चा की। पाकिस्तान के अधिकारियों द्वारा अफगान प्रवासियों की अचानक बड़े पैमाने पर गिरफ्तार से मानवीय संकट बढ़ा और बिहार में एशिया कप हॉकी में सुपर 4 मुकाबले में भारत और दक्षिण कोरिया के बीच मैच 2-2 से ड्रॉ। मलेशिया ने चीन को 2-0 से हराया। और अब समाचार विस्तार से। रूस की सेना ने यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर हवाई हमला किया है। इससे देश भर में ऊर्जा और परिवहन ढांचे को निशाना बनाया गया। 500 से ज्यादा ड्रोन और कई मिसाइलें दागी गईं, जिनमें कीव, लवीव और वॉलिन सहित 9 क्षेत्रों पर 14 ठिकानों को निशाना बनाया गया। यूक्रेन की वायुसेना ने 430 ड्रोन और 21 मिसाइलों को रोका। मध्य किरोवहराद क्षेत्र में ज़नामियांका के प्रमुख रेल केंद्र पर हुए हमले के बाद 4 रेल कर्मियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 28 घर भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। रेल सेवाओं में 7 घंटे तक की देरी हुई और खमेलिन्स्की में सार्वजनिक परिवहन में भारी व्यवधान आया। संघर्ष के बीच हाल के महीनों में रूस के सबसे बड़े समन्वित हवाई हमलों में से ये एक है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि वे यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के मॉस्को आने पर उनसे मिलने के लिए तैयार हैं। श्री पुतिन ने कहा कि किसी भी बातचीत की तैयारी पूरी होनी चाहिए और उसके वास्तविक परिणाम भी सामने आने चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रगति के लिए यूक्रेन को सैन्य शासन हटाना चाहिए, राष्ट्रीय चुनाव और क्षेत्रीय मुद्दों पर जनमत संग्रह कराना चाहिए। रूस से तेल और अन्य वस्तुओं के निरंतर आयात पर अमेरिकी दबाव के आगे न झुकने के लिए भारत के रुख की सराहना की है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि भारत का रवैया मुक्त व्यापार सिद्धांतों के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और जर्मनी के विदेश मंत्री जोहान डेविड वाडेफुल ने आज नई दिल्ली में वार्ता की। डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि दोनों पक्षों ने राजनीतिक सहयोग, सुरक्षा, रक्षा, जलवायु, भावी तकनीकों और लोगों के बीच परस्पर विचारों का आदान प्रदान किया। We have just completed a very productive discussion on India-Germany cooperation, on our relationship with the European Union, and we have exchanged views on regional, global and multilateral issues. We've had detailed discussions on various aspects of our ties. This includes our political cooperation, security and defense, economic relations, research and future technologies, climate and energy, as well as education, skilling, mobility and people-to-people exchanges. डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि जर्मनी ने आतंकवादी हमलों से भारत के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन किया है। We greatly value the understanding that Germany has shown with regard to India's fight against terrorism. Minister Wadephul has himself been explicit about our right to defend our people against terrorist attacks. Our parliamentary delegation that visited Germany in June after Operation Sindoor was also warmly received. There's been an uptick in our defense and security cooperation. डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि पिछले वर्ष भारत और जर्मनी के बीच परस्पर व्यापार लगभग 50 बिलियन यूरो तक पहुंच गया। जर्मनी के विदेश मंत्री ने प्रौद्योगिकी केंद्र के रूप में भारत की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया के दूसरे दिन सेमीकंडक्टर क्षेत्र के विशेषज्ञों से बातचीत की। उन्होंने प्रदर्शनी का अवलोकन किया और सेमीकंडक्टर से संबंधित विभिन्न उत्पादों तथा परियोजनाओं की जानकारी ली। श्री मोदी ने सेमिकॉन इंडिया के सीईओ गोलमेज सम्मेलन में भी शामिल हुए। 3 दिन के सम्मेलन का उद्घाटन कल प्रधानमंत्री ने किया। सम्मेलन का उद्देश्य वैश्विक सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला में भारत को एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में स्थापित करना है। ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विश्व दर्पण। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने सहायक स्रोतों से महत्वपूर्ण खनिजों को अलग करने और उत्पादन के लिए देश में पुनर्चक्रण क्षमता विकसित करने के लिए 1,500 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। एक रिपोर्ट।
यह योजना राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन का हिस्सा है। इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण खनिजों की घरेलू क्षमता और आपूर्ति श्रृंखला में परिवर्तनशीलता लाना है। अन्वेषण, नीलामी तथा खदान संचालन और विदेशी परिसंपत्तियों के अधिग्रहण वाली महत्वपूर्ण खनिज मूल्य श्रृंखला को भारतीय उद्योग को महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति करने से पहले एक निश्चित अवधि पूरी करनी होती है। ये योजना वर्तमान वित्त वर्ष से वित्त वर्ष 2030-31 तक 6 वर्षों की अवधि के लिए लागू होगी। पात्र फीड स्टॉक में ई कचरा, लिथियम आयन बैटरी स्क्रैप तथा LIB स्क्रैप के अलावा अन्य स्क्रैप हैं। ये योजना नई इकाइयों में निवेश के साथ साथ क्षमता विस्तार और वर्तमान इकाइयों के आधुनिकीकरण तथा विविधीकरण पर लागू होगी। ये योजना पुनर्चक्रण मूल्य श्रृंखला के लिए प्रोत्साहन प्रदान करेगी, जो महत्वपूर्ण खनिजों के वास्तविक निष्कर्षण में शामिल हैं। रईसुद्दीन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से कहा है कि वो भारत में अपराधों के आरोपी विदेशी नागरिकों को देश से फरार होने से रोकने के लिए उपयुक्त नीति बनाने पर विचार करे। एक रिपोर्ट। ये मुद्दा एक हाई प्रोफाइल आपराधिक मामले की सुनवाई के दौरान उठा, जिसमें आरोपी एक नाइजीरियाई नागरिक मई 2022 में झारखंड उच्च न्यायालय से जमानत पाने के बाद कथित तौर पर अपने देश भाग गया। शीर्ष अदालत ने पिछले साल दिसंबर में जमानत आदेश को रद्द कर दिया था और अधिकारियों को ये सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था कि आरोपी को मुकदमे का सामना करने के लिए भारत वापस लाया जाए। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि ऐसे मामले में कुछ और करने की आवश्यकता है, इसलिए उचित दिशा निर्देश तैयार करके सभी संबंधित न्यायालयों को वितरित किए जाने चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो। हाल ही में हुई सुनवाई में केंद्र की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल राजकुमार भास्कर ठाकरे ने न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति ऑगस्टिनीज जॉर्ज मसीह की पीठ को सूचित किया कि नाइजीरिया के साथ द्विपक्षीय संधि के अभाव में प्रत्यार्पण की संभावना नहीं है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से शक्ति सिंह। पाकिस्तान में उन अफगान प्रवासियों को हिरासत में लेना शुरू कर दिया गया है जिनके निवास परमिट समाप्त हो चुके हैं। इससे वह मानवीय संकट गहरा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की अपीलों के बावजूद पाकिस्तानी अधिकारियों ने बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां शुरू कर दी हैं, जिससे हजारों अफगान परिवार अनिश्चितता और भय में हैं। प्रभावित लोगों में बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग शामिल हैं। परिवारों ने देर रात की छापेमारी के दौरान अचानक हिरासत में लिए जाने की सूचना दी है। चीन ने आज मध्य बीजिंग में ऐतिहासिक रूप से पहली बार एक विशाल सैन्य परेड के दौरान हाइपरसोनिक मिसाइलों, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियों और मानव रहित लड़ाकू प्लेटफॉर्मों सहित कुछ सबसे उन्नत सैन्य तकनीकों का अनावरण किया। द्वितीय विश्व युद्ध में चीन की विजय की 80वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने शांति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का एक सशक्त संदेश भी दिया। उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज बीजिंग में एक सैन्य परेड के दौरान द्विपक्षीय वार्ता की। इस दौरान किम जोंग उन ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने का संकल्प लिया। ये मुलाकात उत्तर कोरिया रूस के बीच कई क्षेत्रों में बढ़ते सहयोग के बीच हो रही है, जिसमें यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रूस के समर्थन में उत्तर कोरिया द्वारा सैनिकों की तैनाती भी शामिल है। अमेरिका के संघीय न्यायाधीश चार्ल्स ब्रेयर ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ एक मामले में फैसला सुनाया है। न्यायाधीश चार्ल्स ब्रेयर ने कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने जून में संघीय आवर्जन छापों के विरोध को दबाने के लिए लॉस एंजलिस में नेशनल गार्ड के सैनिकों और मरीन को तैनात करके पासे कमिमेट्स अधिनियम का उल्लंघन किया। बिहार के राजगीर में एशिया कप हॉकी प्रतियोगिता के सुपर 4 दौर में भारत और दक्षिण कोरिया के बीच मुकाबला 2-2 गोल से ड्रॉ रहा। हार्दिक सिंह और मनदीप सिंह ने गोल किए। सुपर 4 के पहले मुकाबले में मलेशिया ने चीन को 2-0 से हराया। सुपर 4 के दूसरे मुकाबले में भारत का सामना कल मलेशिया से होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रूस ने यूक्रेन में ऊर्जा और परिवहन बुनियादी ढांचे पर बड़े हवाई हमले किए। राष्ट्रपति पुतिन मॉस्को में यूक्रेन के राष्ट्रपति से मिलने के लिए तैयार। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और जर्मनी के विदेश मंत्री जोहान वाडेफुल ने सुरक्षा, रक्षा और आतंकवाद के मुद्दे पर नई दिल्ली में चर्चा की। पाकिस्तान के अधिकारियों द्वारा अफगान प्रवासियों की अचानक बड़े पैमाने पर गिरफ्तारी से मानवीय संकट बढ़ा। और बिहार में एशिया कप हॉकी में सुपर 4 मुकाबले में भारत और दक्षिण कोरिया के बीच मैच 2-2 से ड्रॉ रहा। मलेशिया ने चीन को 2-0 से हराया। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।